अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर आज हम दो बातें करेंगे। एक तो जो सिंगापुर में वजीर आजम गए हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, उनके विजिट को आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा जो वॉरशिप की बात की जा रही है जिसमें काफी बड़ा बजट जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, इन दोनों चीजों को आप किस तरीके से लेते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जो पहली बात तो आपने बात की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 1.2 लाख करोड़ सैंक्शन किया है। उसमें दो मेन मुद्दे हैं। एक तो बेसिकली जो हमने 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो बना रहे हैं वारशिप्स, उसकी 7 और बननी है स्टेल्थ फ्रिगेट्स, और वो भारत में बनेंगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हर वेपन सिस्टम जो आने वाले टाइम में वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। तो ये जो 1.2 लाख करोड़ है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ जो है वो जो 7 स्टेल्थ फ्रिगेट बनेंगी आने वाले समय में, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है भारत की ही कंपनीज को दिया जाएगा। और वो इंडिया में ही बनेगी। जैसे मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड है, वो एक कंटेंडर है। और इसी प्रकार से जो 50,000 करोड़ है वो भारत जो है वो लगाएगा FRCV, जो कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल हैं। कि जो हमारे टैंक्स हैं T-72 वो अभी एजेड हो गए हैं, तो उसके लिए हमें 1700 के करीब मेन बैटल टैंक चाहिए। और इसके अंदर वो भी भारत में बनेगा, और उसमें हो सकता है LNT को मिले, भारत फोर्ज। तो ये अभी सैंक्शन हुए हैं कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर किया है कि अभी भी काफी आगे तक कार्रवाई होनी है। मगर ये सच्चाई है कि जो भारत का अब एम ये है कि जो भी हथियार आने वाले समय में बने, ज्यादा से ज्यादा वो भारत में बने, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत आत्मनिर्भर भारत। और यही नहीं, आगे चलने के समय हमारा मुद्दा है कि भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, कि जो हम 70 से ज्यादा परसेंट हथियार बाहर से खरीदते थे, हम वन ऑफ द बिगेस्ट बायर हैं हथियार के बाहर से। और जिसमें रूस भी था, अमेरिका भी था, इजराइल भी था, फ्रांस भी था। अब हम धीरे धीरे हथियार ज्यादातर खुद बनाने लगे हैं, और इसके लिए हमने 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए हैं। एक नॉर्थ में जो कि यूपी में, और एक साउथ में जो कि तमिलनाडु में। तो इसलिए ज्यादा हथियार भारत खुद बनाएगा। और 200 से 300 ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिए हैं, कि वो आइटम हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, भारत ही बनाएगा। उसके अंदर शिप भी हैं, सबमरीन भी हैं, टैंक्स भी हैं, गन्स भी हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए कि 2 बातें हैं कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज जो है, हमारा पैसा नहीं जाएगा बाहर, और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड है। जो जिस प्रकार से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन ने खरीदी है, इंडोनेशिया वियतनाम भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा जो बन रहा है एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट है। नाग मिसाइल, और इसके बाद आकाश मिसाइल, उसके स्वाति रडार। तो बहुत ज्यादा ऐसे आइटम्स हैं जो भारत अब की जो बेच सकता है, उनकी डिमांड है, वो कम्पिटिटिव हैं। तो आने वाले समय में अगले एक साल में, आने 1-2 साल में हम 25,000 करोड़ के करीब का जो एक्सपोर्ट कर पाएंगे हथियार। तो भारत जो कि सबसे ज्यादा हथियार बाहर से लेता था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। भारत ज्यादा हथियार खुद बनाएगा, और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड भी करेगा, कि यही नहीं अपने लिए पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये तो है जो आपने पूछा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की थी ट्यूसडे को, और वो क्लियर हुआ है। दूसरा पॉइंट आपने जो पूछा है आरजू, ये जो विजिट के बारे में, जो कि जी। हमारी प्रधानमंत्री अभी गए हैं, वो 2 विजिट गए हैं। वो एक तो विजिट जो थी बुरनोई थी, और एक थी सिंगापुर। तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ।
बिल्कुल सर, मैं वो क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले सर, जो बात हम पहले कर रहे थे कि भारत जो है बहुत हथियार बनाएगा और बना रहा है, आपके ख्याल से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना खास तौर पे, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा खतरा महसूस करेंगी ये दोनों कंट्रीज? देखो, सच्चाई यह है कि चीन जो है वो अपना दबदबा इंडो पैसिफिक में बना रहा है। एक तो जब हम ब्रुनई की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि साउथ चाइना सी में वो किस प्रकार से अपना दादागिरी कर रहा है, मगर यहाँ पर भी इंडियन ओशन में उसकी 10 से 15 सबमरीन एट अ टाइम कब होती है, इसमें कोई शक नहीं कि जो पीएलए नेवी है आज की तारीख में सबसे बड़ी नेवी बन के उभरी है नंबर ऑफ शिप्स में। वो अलग बात है, क्वालिटी में अभी भी अमेरिकन नेवी जो है काफी आगे है, क्योंकि उनके पास 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इनके पास 2 हैं, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो चीन है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से 3 डिवीजन लेके अप्रैल 2020 में आया, अभी भी डिप्लॉयमेंट है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, और दोनों देशों ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। भारत ने भी बहुत जबरदस्त अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, टनल बनाई हैं, ब्रिजेस बनाई हैं, एयरफील्ड्स को रेनोवेट किया। तो भारत बिल्कुल हर तरीके से तैयार है, मगर चीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। चीन जो है वो एक प्रकार से जो वो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी की जो है एक प्रकार भारत को इनसर्कल करने की भी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें कि म्यांमार में उसने कुआ कपू एक मिलिट्री पोर्ट बनाया है, जहां से कुआ कपू वही जगह है जो कि जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है, जो कि कुआ कपू से फिर यूनान जाएगा। तो वहां पर उसने मिलिट्री पोर्ट बनाया है। फिर कोको आइलैंड पे वो अपने एयरफील्ड बना रहा है, जो कि 2025 तक हो जाएगी। उसके अंदर उसकी सर्वेलेंस पोस्ट भी है, लिसनिंग पोस्ट भी है। इसके बाद अगर आप देखें बांग्लादेश के अंदर उसने चिटागोंग जो पोर्ट है उसमें भी अपना काफी जमावड़ा बढ़ाया है। इसके बाद आप श्रीलंका में हमनटोटा 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले रखा है उसने, और बाकी भी वहां पर भी स्पाइस शिप उसकी आती रहती हैं। और इसके साथ साथ अब मालदीव में वो 3 जो ऐसे आइलैंड हैं जिसपे वो अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। और इसके बाद जिबूटी जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, वहां पर उसका लॉजिस्टिक बिल्डअप भी है, उसका एक मिलिट्री पोर्ट भी है, वहां पर रिपेयर वगैरह की फैसिलिटी भी है। और इसके बाद वो आता है ग्वादार में, जो कि पाकिस्तान में है। तो आप देखें कि चारों तरफ से भारत को वो घेरने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर बेसिस बना के। और इंडियन ओशन में जिस प्रकार से उसने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है, तो ये जरूरी है भारत अपनी नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाए और एयर पावर को बढ़ाए, तभी है। क्योंकि जिस प्रकार से कहीं गठजोड़ भी है चीन और पाकिस्तान का, जैसे अभी आने वाले जनवरी में अरेबियन सी में इनकी दोनों की एक प्रकार से एक्साइज भी होगी, नेवल एक्साइज। तो ये सच्चाई है कि इसको मद्देनजर रखते हुए भारत अपना हित देख रहा है, अपना नेशनल इंटरेस्ट की अपनी जो फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसको मॉडर्नाइज करे। तो उस तरफ भारत जा रहा है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं कि नई चीज, क्योंकि जो पुराने चीजें हैं वो आउटडेटेड, जैसे मैंने बताया टैंक्स हमारे T-72 अब फेज आउट हो जाएंगे, इसलिए हमें चाहिए फ्यूचर जो रेडी कॉम्बैट व्हीकल जो कि मॉडर्नाइज एक मेन बैटल टैंक हो। तो हम अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड भी करें और पुराने हथियारों को हम अब मॉडर्न हथियार लेने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन, बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर, जैसे हमने पहले बात की थी कि हम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी बात करेंगे, और सिंगापुर के उनके विजिट को काफी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। आपके ख्याल से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस विजिट को, वैसे तो मोदी जी अक्सर ही विजिट करते रहते हैं, लेकिन सिंगापुर विजिट की बहुत बात की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि अभी जो दौरा किया था प्रधानमंत्री, बल्कि अभी तक सिंगापुर में हैं कि 2 जगह किया, ब्रुनई में और सिंगापुर में। और ब्रुनई जो है एक एशियान देश है, जो कि उसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादातर मुस्लिम है, मुस्लिम डोमिनेटेड है। मगर लोगों को पता नहीं होगा कि वो एक प्रकार से एनर्जी के अंदर काफ़ी रिच है, गैस और ऑयल। और वहाँ पर 40 साल के हमारे
डिप्लोमेट रिलेशन होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। तो वहां पर भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप बढ़ने की कोशिश है। और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रुनई इस ख्यालात में कि आज की तारीख में जो इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में है, चीन अपना दबदबा बना रहा है। चीन ने पूरा इलाका अपने नाम कर लिया है क्योंकि उसने आर्टिफिशियली आइलैंड बनाए हैं, 9 डैश लाइन बना ली है, और उससे वो कहता है कि जितना भी इंडियन साउथ चाइना सी है वो सारा उसका है, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा उस। और वो दूसरे देशों के साथ उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, लाओस है, मलेशिया है, वियतनाम है, और वो किसी की सुनता नहीं है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, उन्होंने उसके अगेंस्ट जो वर्डिक्ट देता उसको मानता नहीं। तो सच्चाई यह है कि ये छोटे छोटे देश जो हैं डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसी प्रकार से जो ब्रुनई में भी जाके भारत के प्रधानमंत्री की यही था कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो वो इशारा चीन की तरफ है, क्योंकि चीन जो है कोई कायदे कानून इंटरनेशनल लॉ नहीं मानता, और वो अपना एक प्रकार से दादागिरी कर रहा है इस इलाके में। और उसका मेन रीजन है क्योंकि ये गैस और ऑयल में बहुत रिच है ये इलाका, तो वो चाहता है कि ये सारा का सारा उसको मिल जाए। तो ये एक ब्रुनई की विजिट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। भारत और ब्रुनई का रिलेशनशिप बढ़ेंगे और इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से हमने काफी एमओयू भी साइन किए हैं ब्रुनई के साथ भी, कल्चरल, एजुकेशन, क्लाइमेट, उसके बाद टेक्निकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद प्रधानमंत्री अब सिंगापुर गए। जो सिंगापुर की विजिट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सिंगापुर है छोटा देश है मगर बहुत ही डेवलप्ड है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का सबसे बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर एशियान में सिंगापुर है। वहां से इन्वेस्टमेंट भी भारत में बहुत आती है, और भारत और जो सिंगापुर है इनका मेन मकसद है कि आने वाले समय में जो सेमीकंडक्टर हैं, चिप्स हैं, उसके करें। क्योंकि अगर आप देखें 10% सेमीकंडक्टर वर्ल्ड के और 20% जो चिप्स हैं वो करीब सिंगापुर में बनती है वर्ल्ड की। तो ये हमें समझना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी जो विजिट हुई है उसको अपग्रेड भी कर दिया गया है कि अब जो ये विजिट थी ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहलाएगी, और भारत और जो सिंगापुर है उसके रिलेशनशिप में और बढ़त होगी। हमने इससे पहले एक मिनिस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें हमारे 4 मंत्री मिनिस्टर्स गए थे और सिंगापुर की तरफ से 6 मिनिस्टर्स आए थे। तो बड़े इंपॉर्टेंट कॉमर्स का, आपका डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर्स का, और इसी प्रकार से कॉर्पोरेट का, इसी प्रकार से सिंगापुर से। तो हमारे रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं सिंगापुर से। हमारे डिफेंस के भी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर जो है उसकी कंपनियां भी इन्वेस्ट करना चाहेंगी भारत के अंदर। वो भी भारत के प्रधानमंत्री का एक मेन एम था सिंगापुर जाना। तो ओवरऑल वो प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मिले और बहुत ही अच्छी विजिट हुई है दोनों ब्रुनई और सिंगापुर के लिए। आने वाले समय में भारत के रिलेशनशिप ब्रुनई से भी और सिंगापुर से ज्यादातर, क्योंकि डिफेंस के भी होंगे, स्पेस के ऊपर भी बात हुई है। स्पेस के से हमारी ब्रुनई भी हुई है क्योंकि वहां पर हमारा एक स्पेस सेंटर भी है। और दूसरा जो सिंगापुर में है वो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वहां से आए भारत की तरफ। उसके बाद हम कोऑपरेट करना चाहते हैं और आपस में कि जो चिप्स और सेमीकंडक्टर है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और डिफेंस कोऑपरेशन भी है जिसके अंदर मैरीटाइम हमारी नेवी जो है वो आपस में एक्सरसाइज करें। अर्जुन जी सर, एक तरफ तो इस तरह की न्यूज भी आ रही है कि चाइना के साथ जो है वो भारत के टर्म्स जो है वो शायद कुछ बेहतर होने जा रहे हैं, आपस में बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टेंशन उसी तरीके से कि हर चीज जो है वो चाइना को माइंड में रखकर की जा रही है डिफेंस से रिलेटेड। तो क्या वाकई में कोई बातचीत होने जा रही है या फिर वही टेंशन जो है बनी हुई है लद्दाख को लेकर? देखो, भारत का नजरिया बहुत क्लियर है कि जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं आएगी
तब तक हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते। हमने ये बहुत क्लियर कर दिया है, जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं होगी और पीस और ट्रैंक्विलिटी हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में नहीं आएगी, तो भारत के रिलेशन चीन के साथ नहीं नॉर्मल हो सकते। जबकि चीन कोशिश कर रहा है कि जो इकोनॉमी के रिलेशनशिप अलग रखें और बॉर्डर डिस्प्यूट अलग रखें, जो भारत बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। भारत के बिल्कुल ये क्लियर कट आइडिया। हाँ, ये ठीक है, हम जो एक प्रकार बातचीत हो रही है, 22 के करीब कोर कमांडर मीटिंग भी होगी, हमारी WMCC भी है जो कि वर्किंग मैनेजमेंट कमेटी है, उसके भी कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके भी काफी बार बातचीत होगी। बातचीत करते रहेंगे, मगर रिलेशनशिप तभी ठीक होंगे जब हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। भारत ने बहुत क्लियर कट चीन को बता दिया। तो मुझे लगता नहीं कि कोई आने वाले समय में, जब तक ये चीज नहीं हो जाए कि भारत और चीन के रिलेशनशिप नॉर्मल हो सकते हैं। अर्जुन सर, आपकी अपोजिशन ने कई बार कहा है कि चाइना ने जो है लद्दाख साइड पे और कई ऐसे जहां से बॉर्डर लगता है भारत का, वहां पर कब्जा कर लिया है या वहां अपने लोग बिठा दिए। कहाँ तक ये बात सही है? देखो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक प्रकार से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो कोई लैंड तो वहां पर डिमार्केट तो हो नहीं रखा। तो कुछ इलाका भारत अपना बताता है, कुछ चाइना भारत के अंदर इलाका बताता अपना, हम उनके इलाके। तो ये जो, क्योंकि वहां बॉर्डर जो है डिमार्केट नहीं है ग्राउंड पे, तो ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। तो ये भी सच्चाई है। तो हाँ, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जहां हमारी पेट्रोलिंग जाती थी पहले, वो पेट्रोलिंग वहां तक नहीं जा सकती उन पेट्रोलिंग पॉइंट पे, वो मेन मुद्दा है। और ये सच्चाई है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है चीन को के जो एक प्रकार से अगर वो कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा अपने आप को सक्षम बनाया है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश लास्ट 10 साल में। जिस प्रकार से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, जिस प्रकार से हमने एक प्रकार से अपने डिफेंसेस को मॉडर्नाइज किया है, जिस प्रकार से बॉर्डर के इलाकों में हमने भी अपने विलेजेस बनाए हैं, मॉडर्न विलेजेस। जिस प्रकार से, मैं ये नहीं कह रहा चाइना ने किया, चाइना ने भी बहुत किया है, ये सच्चाई है। चाइना ने मॉडर्न विलेजेस भी बनाए, वो विलेजेस नहीं है, वो डिफेंडेड लोकेलिटी हैं। उसने भी एयरफील्ड और बनाए हैं। तो उसका जो आउटलुक है, वो भारत को पूरा लगता है कि उस पर बहुत शक है। इसमें कोई शक नहीं कि इंटेंशन चीन की अच्छी नहीं है, और इसको मद्देनजर रखते भारत बिल्कुल तैयार है। और भारत ने काफी इंप्रूवमेंट की है अपनी डिफेंसेस की भी, अपने एयरफील्ड्स की भी, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत की जो एयर पावर है उसका एज है चीन के ऊपर। क्योंकि स्पेशली जिस तरफ से भारत की तरफ जो हाइट कम है, तो हमारे एयरक्राफ्ट जो है पेलोड ज्यादा कैरी कर सकते हैं बिनस्बत चीन के। मगर ओवरऑल मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये इलाका डिस्प्यूटेड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ईयर मार्क नहीं है ग्राउंड पे, तो दोनों तरफ से ये बातचीत होती है कि एक दूसरे का इलाका, जहां हम बोलते हैं हमारा बाउंड्री है, जहां तक वो बोलते हैं, तो उसमें भी फर्क है। मगर ये भी सच्चाई है कि जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट जहां तक हम जा सकते थे, वहां अब नहीं जा पा रहे, वो हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक हमारे रिलेशनशिप जो बॉर्डर के हिसाब से अभी तक भी नॉर्मल नहीं है। हम जब भी रिलेशनशिप एक प्रकार से नॉर्मल होंगी, जबकि पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो भारत ने बार बार चीन को बताया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर, हमारी खैर इस न्यूज के ऊपर नजर रहेगी और देखते हैं कि ये बात आगे कहाँ तक बढ़ती है। वैसे लगता तो ऐसा ही है कि चाहे बातचीत या डायलॉग हो भी जाए हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।